न्यूज़ प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के मुतल्लिक किस तरह यहाँ मामला चलते हैं, पाकिस्तान का स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, यहाँ गवर्नेंस कैसे चल रही है, कौन कंट्रोल करता है, किस तरह चीज़ों को डिसिप्लिन किया जाता है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरह चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने इस ज़ाब्ता अखलाक पर, इस पैरामीटर पर किसी भी तरक्की याफ्ता कौम या नीम तरक्की याफ्ता कौम के पर्सपेक्टिव से भी अगर आपने पाकिस्तान को मेजर करना हो तो आपको बड़ी नाकामी, मायूसी होगी बज़ाहिर, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर इतना हाईली सेंसिटिव इशू यानी एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट, एबटाबाद का वाकया जिसमें पाकिस्तान दोनों लिहाज से जो है वो शर्मिंदगी का निशाना बना पूरी दुनिया के अंदर, हम चाहे तस्लीम करें या ना करें। एक तो ये कि उसामा को पनाह दी हुई थी, दूसरा ये कि अमेरिकन आए और आपकी ऐसी तैसी करके यहाँ से चले गए और हमें पता भी नहीं चला। दोनों लिहाजों से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर जो सवाल उठने वाला मामला जो है, उस इतने अहम तरीन मामले के ऊपर एक इतना अहम तरीन कमीशन बिठाया गया और वो भी कोई गैर अहम लोग नहीं थे। उसकी सरबराही जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब रिटायर्ड जस्टिस इकबाल साहब कर रहे थे। भाई इतना हाई प्रोफाइल, उसके ऊपर पहली बात तो रिपोर्ट ही नहीं आई। मतलब उन्होंने रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी जनवरी के अंदर, वो रिपोर्ट शाया नहीं की गवर्नमेंट ने, जबकि गवर्नमेंट को शाया करनी चाहिए थी। चले वो रिपोर्ट शाया नहीं की, पता चला जी अल जजीरा वालों ने उसको शाया कर दिया लास्ट वीक। अब आज जो इतलात आई हैं उससे आपको हैरानगी होगी जान के कि आज की जो अखबारी इतलात है और उस पर वज़ीर इत्तलात और नशरियात का भी मौक़िफ़ आ गया है कि जो रिपोर्ट सामने आई ये तो एक मुसवदा है और ये मुसवदा उस रिपोर्ट का हिस्सा हो सकता है ना हो, असल रिपोर्ट तो है ही नहीं। अभी हुकूमत वक्त ये सोच रही है कि असल रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए या नहीं पब्लिश करनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ अफेयर्स की पोजीशन है कि इतने अहम तरीन मामले पर इतनी संजीदगी का सबूत पेश किया गया है कि पिछली हुकूमत ने रिपोर्ट शायद है कि नई हुकूमत जो अभी सोच रही है कि उसने करना क्या है और उसके ऊपर एक्शन क्या होगा, ये तो बड़ी दूर की बात है। अभी तो पब्लिश करने में भी फैसला नहीं हो सका, ना पिछली हुकूमत का ना मौजूदा हुकूमत का। इसमें जरूर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा इस आयरॉनिक सिचुएशन पे जरूर बात करेंगे पाकिस्तान की स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो किस पोजीशन में है। लेकिन इससे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा बेसिकली कराची, और कराची के मामला जो है वो वजीर आला जनाब कायम अली शाह की नाकामी का इतना बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि पिछले 5 साल भी वो बज़ाहिर नाकाम रहे लोगों को मरने से रोकने से वहाँ पे, और अब भी जो है वो मरने से रोकने से लोगों को नाकाम, ना सिर्फ नाकाम रहे बल्कि बहुत ज़्यादा नाकाम रहे। अब तो लोग हिजरत में मजबूर हो गए। लियारी की जो गैंग वॉर चल रही है, जिसको कराची गैंग वॉर भी कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं, वो उसमें हालात इतने ख़राब हैं, पुलिस जो है नाकाम हो गई, हुकूमत ही नाकाम हो गई कि लियारी के लोग जो है कराची जैसे मॉडर्न एरिया में से जो है लोग नकल मकानी हिजरत में मजबूर हो गए। वो कोई बदीन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कई घंटों की मुसाफत तय करके, क्योंकि वो गोलियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। घरों के आंगनों में गोलियां पड़ रही हैं और वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह जो है वो मेरे ख्याल से उनको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। हम आपको लेके जाते हैं बदीन, जहाँ पे रोज़े की हालत में औरतें बच्चे जो हैं बुरे हालों बदहाली, हुकूमती मशीनरी की तहफ़्फ़ुज़ के बगैर, फैसिलिटेशन के बगैर किस हालत में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, इस पर आपको लेके चलते हैं अभी बदीन, जहाँ पे लियारी से लोग जो है वो हुकूमत की नाअहलियत की वजह से हुकूमत सिंध की इस वक्त नकल मकानी में मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने गोलियों से भी बचना है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी बचानी है। आइए चलते हैं जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन से 16 किलोमीटर दूर दरगाह शाह गुरियों के मकाम पर, जहां पर गैंगवार और टारगेट किलिंग से तंग आकर आगरा ताज लियारी से लोग नकल मकानी करके यहां पर पहुंचे हैं। बदीन के शहरों में भी काफी सारे जो ऐसे नकल मकानी करके अपने रिश्तेदारों के पास भी ठहरे हुए हैं। यहाँ पर जो तादाद में ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि रात भर बरसात की वजह से जो इन्होंने टेंट लगाया था वो टेंट भी गिर चुका है। ना तो इनको रमजान शरीफ का जो रोजा इन्होंने रखा है वो भी पानी से रखा गया, क्योंकि जिला हुकूमत बदीन की जानब से ना तो इन्हें खाना दिया जा रहा है, ना सहरी और अफ्तारी के लिए इन्हें कोई यहाँ पर बंदोबस्त होता है जो ये रोजा रख सकें या रोजा खोल सकें। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं कुछ खवातीन और बच्चे मौजूद हैं। रात भर हम सोए भी नहीं है, हम रात पूरी जाग कर गुजार रहे हैं। कपड़े पूरे गीले हो रहे थे, जो हम यहाँ पर बैठ रहे थे वहाँ पर कैंट लगे हुए थे वो भी टूट गए। हम रोडों पर बैठ कर पूरी रात गुजारी हमने। ना रोज़ों के लिए पानी है, ना खाना है, हमने सिर्फ ठंडे पानी से रोज़ा रखा है, ना कुछ हमें अशिया फराहम की जा रही है। हुकूमत भी हमारे साथ कुछ तावन नहीं कर रही है, हुकूमत ना कोई यहाँ पर पूछने आ रहा है। हमारे भाइयों को बोरी बंद लाशें करके फेंक देते हैं। क्या वो जीने के हकदार नहीं है? क्या हम जीने के लायक नहीं है?
क्या लियारी वालों का खून इतना सस्ता है जो इस तरह से बहा दिया जाता है और कोई इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है? लियारी में भी हम बहुत तंग आ गए थे और इधर भी हम तंग आ गए। हम लोगों से तालीम छीन ली। वजीर आजम नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, कोई देखने वाला नहीं है। जब मलाला यूसुफजई पर फायरिंग हुई तो उन लोगों की लंदन में आवाज पहुंच गई, मगर हमें इधर कोई देखने वाला नहीं है। रमजान का महीना है, खुदा के वास्ते कुछ रहम करो, हम पर रहम करो, हमारे भाइयों पर, कच्चियों पर रहम करो। हम लोगों ने भुट्टो साहब को ही वोट दिया है। हम लोगों को इन्होंने क्या दिया? गोली, कब्र और बंदूक। क्या दिया इन लोगों ने हमको? मकान में जाते हैं तो जैसे कब्र में चला गया, रोटी खाते हैं तो कुछ होता नहीं है घर में। क्या होगा हमारे घर में? हम भी इंसान हैं, हमें गंदा पानी टैंक में देते। हम भी इंसान हैं, खुद इंसान है तो हम क्या जनावर? हम भी इंसान हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अमन चाहिए और अमन करके हम लोग जल्द से जल्द अपने घर को वापस चले जाएं। अगर हमारे घर हमें वापस मिल जाएंगे तो हम जाएंगे। अगर फौजियों के कैंप लगेंगे, हमारे पास चौकियां लगेगी हमारे इलाके में, तो हम जाएंगे, वरना जाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर बरसात की वजह से एक दरगाह है जो आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे होंगे। उस दरगाह के ऊपर ये लोग जो हैं, सारी रात जब बरसात हुई तो इन्होंने सारी रात उस दरगाह के ऊंचे टीले पर बनी हुई है वहां पर बैठ के गुजारी है। इन लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से मुतालबा किया है खुदारा इनकी मदद की जाए, लियारी में अमन किया जाए ताकि ये लोग दोबारा अपने घरों में जाकर कयाम पजीर हो सकें। जी, ये तो हमारे बदीन से रिपोर्ट थी जिसमें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर सिंध खुद ना देख पाए तो उन्हें कोई दिखा दे कि बेसिकली उनके इलाके में, उनके हलके में, उनके सूबे में लोग जो है किस हालत में इस वक्त मजबूर होकर पड़े हुए और उनको ना इफ्तारी का कोई सामान देने वाला है, ना कोई घर देने वाला है, ना कोई टेंट देने वाला है, ना कोई शहरी का सामान देने वाला है। ये हिजरत क्यों हुई, इस पर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते जो है हमने लियारी कवर किया, उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं कि ये हिजरत जो है ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। जब घरों के आंगन लोगों के जो है वो गोलियों से, बारूद से भर जाए तो लोग अपनी जान और माल बचाने के लिए जो है वो क्या करें, उनको कराची लियारी छोड़ना ही पड़ेगा और उन्होंने छोड़ा। हम आपको एक ग्लिम्स दिखाते हैं पिछले हफ्ते जो हमने कवर किया लियारी को, जहां पुलिस रेंजर्स नहीं पहुंचे, जहां पर वजीर आला सिंध जो है थानों में छापे तो मारते, लेकिन जहां वो नहीं जा सकी उनकी इंतजामिया की मशीनरी अमन कायम करने के लिए, वहां हमारे कैमरे जो है उन्होंने जाके दिखाया, हमारी टीम ने वहां से रिपोर्ट किया। आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि आज लियारी के लोग दर बदर जो है वो क्यों है, उसकी सूरत हाल के पीछे इंटेंसिटी क्या है वो आपको दिखाते हैं अभी। ये लियारी है, लियारी का मेन गढ़ है जहां पे गैंग वॉर हो रही है पिछले 3 हफ्ते से। मेरे पीछे जो है ये पूरी बिल्डिंग अगर हम अपने कैमरे दिखा सके छलनी हो चुकी है। ये घर के अंदर का सीन दिखा रहा हूं आपको मैं। बुलेट्स अंदर तक है, किसी को भी लग सकती है। घर में बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं जिनका कोई ताल्लुक किसी क्राइम या किसी पार्टी से नहीं होता। ये अगर आप कैमरे की नजर से दिखा सकें, ये कमरा है, कमरे के अंदर छिदी हुई दीवारें हैं जहाँ पे आज थोड़ी देर पहले जो है फायरिंग होकर हटी है, जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, ये देखें आप, हट जाए, ये कितना बड़ा सुराख है, यहाँ से गोलियां निकलती हैं, बाहर से अंदर आती हैं, आम इंसान, आम लोग यहाँ पे बसते हैं। आप इमेजिन करें इंटेंसिटी के लोग अपने घरों में महफूज नहीं है कराची के अंदर। ये आपने शायद लेबनान में वॉर के दौरान देखा होगा, फ़लस्तीन के मनाजिर हो सकते हैं या किसी भी वॉर टोटन एरिया के हो सकते हैं, लाइक इराक और अफगानिस्तान। पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ कोई सिविल वॉर नहीं हो रही, जहाँ बाहर से किसी दुश्मन ने अटैक नहीं किया, वहाँ पर शहरी अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है। ये देखें, ये जब सामने से फायरिंग होती है तो ये आम घर की छतें जो है, यहाँ पे कोई गैंगस्टर नहीं रहते, आम लोग रहते हैं, बाहर से फायरिंग होती है और आम लोग निशाना बनते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे भाई कि क्या हुआ है? ये सर ग्रेनेड गिरे, आपको देख सकते हैं। ग्रेनेड है ये? जी सर, ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये घरों की, ये मैदान जंग में नहीं ग्रेनेड गिरा, ये घरों के छतों के ऊपर रॉकेट से यहाँ पे फायरिंग हुई है। आप देख सकते हैं घर खाली है। ये जगह जो है ये मोर्चा है। हमें बताया गया कि यहाँ से इनके घरों को, घर वालों को निकाल के जो मुखालिफिन है, मुखालिफ ग्रुप है, वो यहाँ बैठ के यहाँ से फायरिंग करता है। ये मुझे शेल भी मिला है, अगर किसी की टांग में लग जाए तो सारी जिंदगी के लिए इंसान जो है वो अपाहज हो जाता है। यहाँ से फायरिंग की जाती है, कभी उस साइड पे, कभी इस साइड पे। ये बेसिकली घर का बरामदा नहीं है, ये घर का बरामदा हुआ करता था, अब ये मोर्चा बन चुका है। आपस में घर जुड़े हुए हैं, तो किस तरह मुखालिफिन जो टारगेट किलर्स हैं एक दूसरे के घरों में किस तरह आते हैं दीवारें तोड़ के। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये वो घर है जहाँ के लोग बेसिकली गैंग वॉर की वजह से भाग चुके हैं, यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। ये पहले दीवार हुआ करती थी आज से कुछ घंटे पहले तक, लेकिन जब ये मोर्चा बना फिर कुछ देर पहले, अब तो गैंगस्टर चले गए इधर से हमारे आने से कुछ देर पहले, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो ये दीवार को तोड़ा गया।
ये लियारी के आपको बीच में मैं लेके जा रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बड़ी डेंजरस जगह है, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और फायरिंग आपस के ग्रुप्स के बीच में हो रही है। हम आपको सिर्फ रिपोर्टिंग की खातिर दिखाने के लिए आए। ये देखें, ये दूसरी दीवार काप के तोड़ के ये अंदर घुस के दूसरों के घरों में कब्जा किया है मुखालिफ कम्युनिटीज़, मुखालिफ गैंग वॉर्स के लोगों ने। यहाँ वो बंदा नजर नहीं आएगा, ये आंटी भी नजर आ रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोग तो चले गए यहाँ से, खामोशी है, एक वीराना, एक सकूत तारी है इस जगह पे। जी आप तो वाहिद भी यहाँ नजर आ रही, लोग तो यहाँ चले गए यहाँ से। बस वो सब चले गए हैं, लेकिन क्या करें, मेरा कोई है नहीं, दूर दराज बैठे हुए हैं। तो आप छुप के बैठी हुई इधर? लेकिन मैं अपने बड़ाइयों के छुप के बैठी हुई हूँ, मैं अपने घर से नहीं जा सकती। इस जगह पे इसमें कोई भी नहीं रह रहा, लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ये हम आपको दिखा सकते हैं फायरिंग के निशान। अगर हम नीचे भी दिखाएं आपको, पूरी स्ट्रीट जो है, और यहाँ पे वीराना है, कोई बंदा ना बंदे की जात। कारोबार बंद, घर मोर्चे बन चुके हैं गैंग वॉर्स के, और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज यहाँ मौजूद ही नहीं है। कोई इंसान आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, लोग इन घरों को छोड़ के जा चुके हैं। जो ये पोजीशन है लियारी की और वज़ीर आला सिंध के सामने सारी सूरत हाल है। हम अपने रिपोर्टर के पास जाते हैं और हमें बताएंगे बेसिकली हिजरत में लोग मजबूर हुए। तो कराची की जो हालत है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अफसरों की आउट ऑफ टर्न तरक्कियाँ मनसूख की हैं, उससे मजीद वर्स होगी या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा कि लोग वापस अपने घरों में आ जाएं? बाबर हमारे साथ मौजूद है कराची से। बाबर, ये लियारी जो है उसमें बिलाल मौजूद है हमारे साथ, रिपोर्टर जो है कराची से। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि ये जो लोग मजबूर हुए हैं इस वक्त बदीन जाने पे, ऑब्वियसली जी कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, तो हुकूमत इतनी नाकाम होगी है कि ना वो उनको रोक सकी, ना वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकी बदीन में जो लोग हिजरत करके गए, और ना यहाँ अमन प्रोवाइड कर सकी। वजारत आला सिंध की बात हो रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, वजारत सिंध जो है, हुकूमत सिंध इस पूरे मामले में जो है वो नाकाम नज़र आई है। 10 रोज़ से ज़ायद का वक्त हो चुका है। यहाँ पर जो मुसल्ला ग्रुप हैं वो लड़ रहे हैं लियारी, आगराताज, हिंगोराबाद और अतराफ़ के इलाकों में। बदस्तूर जो कशीदगी है वो अभी भी जारी है, वक्फे से फायरिंग की जाती है। रात में जो है ये मामला शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी जानिब से हुकूमत सिंध की जानिब से भी 12 नोटिस लिए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने खुद नोटिस लिया, लेकिन उसके बावजूद ना ही यहाँ पर चौकियाँ बनवाई गई जो चौकियों का कहा गया पुलिस और रेंजर्स की, और ना ही इनके मसाइल हल किए गए। टेबल टॉक के जरिए दोनों जो बरादरीज हैं इनको चुप करा दिया जाता है और इनको कहा जाता है कि सुलह हो गई, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो वहाँ पर लड़ाई अभी भी जारी है। आज भी 65 के करीब ख़ानदान हैं कच्चियों के जिन्होंने बदीन नकल मकानी की है। इससे कबल 400 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो बदीन मुंतकिल हो चुके हैं। अब भी ये सिलसिला जारी है और कच्ची बरादरी का कहना है आए दिन कि बेसिकली ये इससे पहले तो कोई मामला इस तरह का हुआ नहीं। इससे पहले हमने देखा था कि पख्तून और महाजरों के दरमियान टारगेट किलिंग हुआ करती है। तो अब ये कोई नया फिनोमेना यहाँ पे उभर के सामने आया है जो खच्ची और बलोचों का है, या ये पुराना फिनोमेना है लेकिन हमारे सामने तो अभी आना शुरू हुआ है मीडिया के ऊपर? या आपको लगता है कि ये पुरानी बात है, पुरानी लड़ाई है इनकी आपस की? कामरान साहब, पहले भी ये हुआ करता था यहाँ पर लेकिन इतना एक्सट्रीम पर नहीं हुआ करता था, लेकिन जो अब जो हुआ है ये बहुत एक्सट्रीम पर हो रहा है, क्योंकि 2 ग्रुपों में बाकायदा मोर्चे बनाकर मुसल्ला अफराद एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं। इस पूरे वाक़े में पुलिस को इल्म है, सब इल्म है पुलिस को, पुलिस बाहर मौजूद होती है पिकेट्स पर, लेकिन अंदर कौन जाए? पुलिस हुक्काम का कहना है कि हमारे पास असले की किल्लत है, हमारे पास असला जो नाइट विजन गन्स हैं वो नहीं है, हम दिन में तो वहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन रात में नहीं जा सकते। खास एक कम्युनिटी है जो नकल मकानी कर रही है, कि वहां 2 कम्युनिटीज हैं, बलोची और कच्ची जो है, तो दोनों ही कर रहे हैं या एक कम्युनिटी को जा रही है यहाँ से छोड़ के लियारी को? ज़्यादातर जो इससे मुतासर हो रहे हैं वो कच्ची बरादरी हो रही है, लेकिन जो दीगर जो हैं बलोच हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? वो फिलहाल अभी भी अपने लियारी में ही मौजूद हैं, क्योंकि लियारी बहुत बड़ा है। ये तो जो वहाँ पर बिलाल साहब ये तासुर है कि जो पीपल्स अमन कमेटी है और जिसमें उज़ैर जान बलोच साहब जो है वो भी, उनके लोग शामिल हैं, उनको हुकूमत सिंध की पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है। तो ये किस हद तक सही बात है और क्या उस सपोर्ट को जो है फिर वो मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है लियारी की गैंग वॉर में, या आपको लगता है ऐसा नहीं है? बिल्कुल, ये जब पुलिस हुक्काम हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं ऐसी कोई सपोर्ट यहाँ पर इनको नहीं दी जा रही, ना ही इनको कोई सपोर्ट दी जाती है। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से यही है, रेंजर्स और पुलिस का ये कहना है कि हमें अगर आला हुक्काम कहें तो हम बियॉन्ड द लिमिट जाकर यहाँ पर कार्रवाई करें, लेकिन हमें अभी तक कोई ऑर्डर। मौजूद थे व्यूअर्स, कराची के हालात हैं, उस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। लियारी में लोग रमजान के महीने में जो है वो हिजरत मजबूर हो गए, और ये वज़ीर आला सिंध के लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया, अगर वो फील करने की कोशिश करें पिछले 5 साल जिस तरह उन्होंने किया है, वैसे तो नहीं लेकिन उस तरीके से जिस तरह करना चाहिए। हम जब प्रोग्राम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, हारून रशीद साहब,
और इम्तियाज़ आलम साहब हम बात करेंगे ओवरऑल पाकिस्तान के हालात, लेकिन पर्टिकुलरली एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट के ऊपर जो कंट्रोवर्सी जन्म ले रही हैं कि अब तो ये बात सामने आई है कि जो मुसद्दा है वही दुरुस्त नहीं है या वो उसका एक हिस्सा है और असल रिपोर्ट हुकूमत के पास है। उससे बड़ा सवाल ये हुकूमत से पब्लिश कब करती है और उसमें क्या एक्शन लेती है और एक्शन लेना जो है वो किसके खिलाफ है। बड़े बड़े लोग उसमें आएंगे ये हुकूमत इस काबिल है, इस वक्त इतनी सख्त है इसमें कि ये सब कुछ कर सके। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के तराजू में बात की जाएगी प्रोग्राम में व्यूअर्स ब्रेक के बाद। बहुत बहुत वेलकम व्यूअर्स। बात कर रहे हैं कराची की एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट की। कराची का मामला भी गैर अहम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हारून रशीद साहब ये बता दीजिए कि आप तो काफ़ी अरसे से दिहाइयों से देख रहे हैं कराची के हालात को कि लोग हिजरत में मजबूर हो गए, मतलब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी कहेंगे, वहाँ पे पीपल्स अमन कमेटी की नाकामी कहेंगे, किसकी नाकामी कहेंगे इस सारे मामले को? भाई पीपल्स अमन कमेटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि 4 गिरोह हैं जो भत्ता वसूल करते हैं, जिन्होंने मुसल्लह गिरोह बना लिए हैं और उनके खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती। ये किस तरह गैंगवार वहां हो रही है? अगर आप पुलिस को फ्री हैंड दें, 95 में यहाँ पुलिस ने ही अमन कायम किया था। अगर इंटेलिजेंस ठीक हो और पुलिस काम करना चाहती है और उसे काम करने दिया जाए तो इस तरह के गैंग्स कैसे फल फूल सकते हैं? और ये शर्म से डूब मरने की बात है। वजीर आला साहब कल रात फरमा रहे थे कि बढ़ा चढ़ा के मसले को पेश किया जा रहा है। भाई 400-500 गरीब खानदान माइग्रेट कर गए हैं, अपने घर छोड़कर चले गए हैं एक रस्ते बसते शहर में, तो ये इसमें बढ़ा चढ़ा के पेश करने की क्या बात है? एक हुकूमत की इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है? और इस पे ना उनकी कोई पार्टी को फिक्र है, ना मरकजी हुकूमत का कोई सवाल इसके रद्द अमल आया है कि वजीर आजम साहब ने आदमी भेजे हैं वहां हकायक मालूम करने के लिए। और मीडिया ने भी इसको उस तरह टेकअप नहीं किया, इसको ज्यादा शद्दमत से टेकअप किया जाना चाहिए। जहां लोग एक मुल्क के सबसे बड़े शहर में अपने घरों में नहीं रह सकते, वहां हुकूमत कहां मौजूद है? ठीक है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे साथ रहेगा नबील कबूल साहब। आप उस पार्टी, आपको बहुत वार्म वेलकम इस प्रोग्राम में। आप उस पार्टी का हिस्सा रहे पिछले 5 साल जिसके ऊपर हारून रशीद साहब और दूसरे बहुत से क्रिटिक के सवाल उठाते हैं कि वो नाकाम रही लियारी और कराची में अमन लाने में। अब आप जिस पार्टी का हिस्सा है वो भी उस अलायंस का हिस्सा थी, तो सर आप पे तो बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि लियारी के लोग आज हिजरत में मजबूर हो गए। नबील कबूल साहब, कामरान बहुत अच्छा होता कि आप किसी हुकूमत के वजीर को लेते और वो अपना बयान करते कि उनकी ये जो नाकामी है ये 3 साल पहले से ही शुरू हुई थी। जब मैं इनके पार्टी में था और मैं पीपल्स पार्टी में जब था तो उस वक्त मेरी डिफरेंसेस इसी बात पे शुरू हुई कि लियारी के अंदर जो ये जराइम पेशा अफराद हैं इनके सर पर हाथ रखा गया है, ये हाथ हटा दें, नहीं तो यही लोग लियारी के लिए भी क्या पीपल्स पार्टी के लिए मुसीबत बनेंगे। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी, मैं सबसे पहले मुझे ही इन्होंने लियारी बदर कर दिया। अब तो लियारी के अवाम वहाँ से लियारी बदर हो गए हैं। वहाँ पर तकरीबन आप कह रहे हैं 300-400 खानदान, पूरे 5000 लोग जो है मुंद्रा, मोहल्ला, हिंगोराबाद, आगरा वेस्ट कॉलोनी से हिजरत करके दाबेजी और बदीन चले गए। ये तो टोटली नाकामी सिंध हुकूमत की अभी से नहीं है, पिछले 3 साल से चली हुई आ रही है। अब बात ये है, ये कायम अली शाह की बस की बात ही नहीं। उस वक्त जब मैं कायम अली शाह को कहता था तो वो कहता था यार मैं मजबूर हूँ, तुम ऊपर बात करो। जब मैं ऊपर बात करता था तो वो कहते थे कि आप इंटरफेयर नहीं करें, लेट द होम मिनिस्टर हैंडल इट, जुल्फिकार मिर्जा। अब उनकी मेहरबानी से आज लियारी के अवाम जो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, जिनकी गलती है कि हमेशा 1970 से पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, आज लियारी से दरबदर होकर जो है बाहर पड़े हुए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये शर्म का मकाम है के लिए। अच्छा, आप मेरे साथ रहिए। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब के पास जाऊंगा मैं। सर, आपकी फर्टर्निटी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बात करा जाएगा। वहां तो कराची का इतना इम्पॉसिबल बन गया कि रेंजर्स और पुलिस भी वहां रेंजर्स ही फेल हो जाती है, या आप समझते हैं कि ऊपर से कमांड ही नहीं आती उनके पास कि अमन कायम किया जाए? जी शाहिद लतीफ साहब। देखें कामरान साहब, मैं तो इसको ब्रॉड इसका व्यू अगर लूँ तो मैं ये कहने में हक बजानब हूँगा कि यूँ लगता है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। आप ये देखिए कि इस मुल्क को कब से दहशतगर्दी का सामना है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, क्या वो हुकूमत ने संजीदगी से लिए? कराची उसकी ख़ास मिसाल है जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से बुरी तरह मुतासर हुआ है। और कराची पाकिस्तान की इकॉनमी की हब है। अगर इस शहर पे भी हमने इस तरह अपनी इसको ढील दी हुई है तो फिर बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? हल क्या है? फौज के हवाले कर दिया जाए, क्या किया जाए? हल बड़ा सिंपल है। हल बड़ा सिंपल है जी, हल बड़ा सिंपल है। हल ये है कि नीयत होनी चाहिए। क्या हुकूमत के पास मशीनरी नहीं है?
क्या रेंजर्स और एफसी जो हैं वो इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं दिए गए? इसके अलावा भी एक प्रोविजन है आइन में, अगर आपके हाथ से बाहर होते हैं हालात तो आर्मी को बुलवाया जाए। ये आइन में इसकी प्रोविजन है। ठीक है। आपने लोगों को अल्लाह के सहारे पे बेयारो मददगार छोड़ दिया, क्योंकि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। और बिल्कुल मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि पार्टियों ने अपने मिलिटेंट विंग्स बनाए और ये सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर रूलिंग है, उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन हुआ? हम कैसे कहें? आप मेरे साथ, तो प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा शर्जील मेमन साहब को लेने की कोशिश करें टेलीफोन लाइन पे। नबील कबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद है और हारून रशीद साहब, आप फरमा रहे हैं कि जराइम की सरपरस्ती जो है वहां पे होती है, मिलिटेंट विंग्स है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। नबील कबूल साहब ने भी यही कहा था कुछ डिफरेंट पैराहे में कि अगर आपने वहां पे पॉलिटिकली काम करना है तो हालात इतने खराब हो चुके हैं, कराची में आपको कोई ना कोई जुर्म का ग्रुप रखना पड़ेगा अपने साथ। तो सर हालात तो सब पार्टीज के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं हारून साहब। नहीं, कंट्रोल से क्यों बाहर हैं जी? कंट्रोल से इसलिए बाहर है कि पुलिस में भर्ती है, या एमक्यूएम वाला हो सकता है या पीपल्स पार्टी वाला हो सकता है। जो मर्जी पुलिस करती रहे, जुर्म करती रहे, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। सियासी पार्टियों के लोग अंदर बैठे हुए हैं। पंजाब में भी ये हो चुका है। 89 में जब नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी नवाज शरीफ के खिलाफ, तो 25,000 पुलिस वाले अरकान असेंबली ने भर्ती करा लिए थे। अब वो देखें कहां पहुंच चुके होंगे। पुलिस का पॉलिटिसाइज होना सबसे बड़ा मसला है। पुलिस अगर इंडिपेंडेंट है और उसे काम करने दिया जाता है और इंटेलिजेंस उसकी मदद करने के लिए मौजूद है, सवाल यह है कि आईबी क्यों एफिशिएंट नहीं हो सकती? इसलिए एफिशिएंट नहीं हो सकती और पुलिस इसलिए एफिशिएंट नहीं हो सकती कि हुकूमत उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। क्या लंदन में ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन अब एमक्यूएम के खिलाफ हो रही है, क्या इसमें कोई तसव्वुर कर सकता है कि कोई वजीर किसी को टेलीफोन करे, कोई अदालत उसमें कबल अज वक्त मुदाखलत करे जब तक उसके पास मसला न चला जाए? वजीर आजम तक कोई शख्स उसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं कर सकता। जब आप कानून नाफज नहीं करते, देखिए यही मुल्क था और यही पुलिस थी। बल्कि ये मैंने आपको 95 की मिसाल दी, इतने हालात बिगड़ चुके थे, 300 आदमी हर महीने मरते थे और वहां ठीक पुलिस अफसर वाले चले गए, उन्होंने ये कमिटमेंट ली कि वो मुदाखलत नहीं की जाएगी। ये इंटेलिजेंस के लोग वो आज भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कुछ रिटायर हो गए, कुछ काम कर रहे हैं। तो आप अगर काम करने नहीं देते तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप खुद उसमें फ्रीक हैं, आप कानून की बालातरी में यकीन नहीं रखते। कोई मुल्क कायम अली शाह जैसे चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त कर सकता है? कोई दुनिया में ये कभी हो सकता है कि 5 साल लोग मरते रहे फिर उन्होंने कायम अली शाह को बना दिया? इस पार्टी का इज्तिमाई ज़मीर कहां है? लेकिन ये बताइए हारून रशीद साहब के इसका हल क्या है? मतलब नवाज शरीफ साहब ने अपने दोनों अदवार में जो है वो यहाँ ऑपरेशंस भी किए, गवर्नर राज भी यहाँ पे लगे, तो उससे भी मामला नहीं खत्म हुआ। अगर हम मुतहदा नवाज शरीफ साहब ने नहीं किए थे ऑपरेशन। देखिए 92 का जो ऑपरेशन हुआ था, जो आर्मी ने किया, जो नहीं करना चाहिए था। आर्मी का कोई काम नहीं है कि मुदाखलत करे, एजेंसियों का कोई काम नहीं है मुदाखलत करे। 95 में यहां ऑपरेशन हुआ था और बिल्कुल ठीक हुआ था और बिल्कुल झूठ कहा जाता है कि उसमें बेगुनाह लोग मरे। चंद बेगुनाह आदमी मरे थे, अगर एक बेगुनाह का भी मरना अफसोसनाक है। 150 टेररिस्ट मरे थे, कोई उसकी फहरिस्त कभी नहीं छापी जाएगी कि कौन लोग मरे। उसके बाद क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने कंपनसेशन दी उसकी, और 80 पुलिस अफसर कत्ल कर दिए गए। आज भी मीडिया की सूरत हाल यह है कि लंदन में छापा पड़ता है तो कहते हैं जी एक शख्सियत के घर पे छापा पड़ा, एक शख्सियत की तहकीकात हो रही है। ना हम पूरी खबर देते हैं, ना खुल के बात करते हैं उस पर। हम ये मीडिया भी इसमें खौफजदा होकर रहता है। रह गई हुकूमतें, तो अब उसके लिए क्या सख्त से सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया जाए? बेहिसी की कोई इंतहा नहीं है कि लोग इतने बड़े शहर से माइग्रेट कर रहे हो और चीफ मिनिस्टर टेलीविजन पे आके कहे कि मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। हुकूमत का तो काम ही एक है लोगों की जान और माल की हिफाजत करे। रिस्क तो लोग अपने लिए खुद कमाते हैं और हुकूमत का तो काम ही है कि इंसाफ मुहैया करे। किस तरह ये पीपल्स अमन कमेटी वाले और किस तरह ये दूसरे धड़ों वाले टेलीविजन पे आके 1 घंटे के इंटरव्यू देते हैं और किस तरह इसको बर्दाश्त किया जाता है? और अदालत कहां है और इसका नोटिस क्यों नहीं लेती? राइट, अदालत का नोटिस क्यों लेती? इस पे नबील कबूल साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा नबील साहब, मुझे क्विक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैंने आगे चलना है कि अब आप ऑब्वियसली आपने मुतहदा कौमी मूवमेंट को ज्वाइन किया, तो सर आप खुद भी जो है जिस पार्टी में गए उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम पार्टीज के मुतालिक बात मतलब आपने पीपल्स पार्टी का अस्करी विंग है तो उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एमक्यूएम का भी अस्करी विंग है, तो एएनपी का भी। तो आप खुद भी तो अगर लियारी के हालात सुधारना चाह रहे थे तो आप किसी ऐसी पार्टी में चले जाते जिसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की एटलीस्ट ये रूलिंग ना हो कि वो मिलिटेंट विंग्स रखती है, या आप समझते हैं कि नहीं मिलिटेंसी के बगैर वहां काम हो ही नहीं सकता, अमन आ ही नहीं सकता? नबील कबूल साहब,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी इसी वजह से कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी, और जो आज हो रहा है लहरी में ये मैं 3 साल पहले बता चुका था। अब आप कहते हैं कि मैंने ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में मिलिटेंट विंग में, ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 1 साल पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे के चला गया, लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, ये और ज्यादा क्रिमिनल स्ट्रांग हो गए। मैं तो कहता अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मिलिटेंट विंग जिस पार्टी में भी है, जहाँ पे भी है, जो भी क्रिमिनल्स है, सबके खिलाफ लेकिन करें तो सही। आप खुदा के लिए आप लहरी को एक मॉडल तो बनाएं। आपकी रेंजर्स जो है वो कहती है जी यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। राइट रवील साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन ऑब्वियसली आप पे भी उसकी जिम्मेदारी एक हद तक इसलिए आएगी क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने इसलिए छोड़ दी पीपल्स पार्टी, आपकी बात सुननी जाती थी। लेट्स सी एमक्यू में जाके आप किस तरह अमन ला सकते हैं कराची के अंदर या किसी और पार्टी में जाके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप इलेक्टेड मेंबर हैं तो आप पे सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो लोगों की जानो माल की, और आपके अपने एरिया लियारी से लोग नकल मकानी मजबूर हैं, अगरचे आप वहां से एमएलए नहीं हैं। व्यूअर्स, प्रोग्राम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। इम्तियाज आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके अलावा हारून रशीद साहब भी हैं, और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब हैं। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट जो है उस पर क्या होने जा रहा है और वो असल रिपोर्ट कौन सी है वो कब बाहर आएगी, इस पर बात करते हैं इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। इम्तियाज आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब के पास पहले मैं जाऊंगा। शाहिद लतीफ साहब, ये बता दीजिए कि ये जो अब इसको फियास्को कहेंगे, अब जो अखबारी इतलात आई हैं कि वो रिपोर्ट ही नहीं जो सामने आ रही है, और फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। असल सवाल जो है कि इस रिपोर्ट के जो तल्ख हकायक है जो शायद इससे ही बढ़कर हो, उनकी रोशनी में कोई एक्शन लिया जाए या कोई फैसला किया जाए। देखें कामरान साहब, बहुत ही बदकिस्मती है हमारी कि आज तक जितने भी कमीशंस बैठे उनका जो नतीजा सामने आया उसके ऊपर हम आज तक कंफ्यूज हैं, क्योंकि कौम के साथ उनको शेयर ही नहीं किया गया। हमूदुर रहमान कमीशन भी इसी तरह कहीं से लीक आउट होकर हम तक बिट्स एंड पीसेस में पहुंचा, और आज अगर ये भी एक एक्सीडेंटल फिनोमेना के तौर पे रिपोर्ट निकल आई है तो उसको रिफ्यूज़ किया जा रहा है कि ये वो रिपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि इस पर डिबेट शुरू हो गई है। अब क्या कहें कि किस हद तक ये अफसोसनाक बात है। रिपोर्ट यही है, लेकिन इसको इसको डाइवर्ट किया जा रहा है टेंशन इस पे से आपके नजदीक, ये क्या कि रिपोर्ट देखें जी, रिपोर्ट अगर ये रिपोर्ट नहीं है तो आप फौरी तौर पे असल रिपोर्ट दें। आपने वो रिपोर्ट कौन से क्यों छुपाई है? जनवरी में आपको रिपोर्ट मिली, तो असल बात ये नहीं है कि आप कहें कि रिपोर्ट है या नहीं, आप वो रिपोर्ट फौरी तौर पे शाया करें। ये रिपोर्ट जिस दिन लीक हुई थी ये उससे भी पहले शाया होनी चाहिए थी। और रिपोर्ट्स का क्या मतलब होता है कि आप अपनी गलतियों की निशानदेही करें और आइंदा उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स लें। तो यहाँ तो कोई गलती मानने को तैयार नहीं। बात की है इम्तियाज आलम साहब, ये बताइए कि क्या आज भी नई हुकूमत आई है और हम समझते हैं सिविलियन अथॉरिटी होनी चाहिए, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत मुश्किल होगा एक ऐसी रिपोर्ट को निकालना जिसमें इंटेलिजेंस इदारे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे बात की गई है और शायद बड़े तल हकायक बयान किए गए? मुश्किल है। जो रिपोर्ट का जो जिसे कहते हैं कंटेंट्स, जो उन्होंने शहादतें इकट्ठी की, बयानात इकट्ठे किए, वो तो वही हैं, वो तो फ़र्क नहीं है। एक वर्जन कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें, और जो बिलअमूम वो नताइज एक इंटरव्यू के बाद या एक तजिए के बाद, एक तहकीक के बाद निकालते रहे, उस पर इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है जो नताइज निकाले गए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ हकायक को लें, और मुझे भी इसमें अब कंस्पिरेसी थ्योरी नज़र आती है, मैं हालांकि इस कंस्पिरेसी थ्योरीज को ज़्यादा नहीं सब्सक्राइब करता, लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कुछ नहीं बना। ये रिपोर्ट इससे पहले कि इस पर गौर व खौज होता, इस पर मुबाहिसा शुरू हो गया कि असली वर्जन कौन सा है। अब परवेज़ रशीद कहते हैं कि ये तो सेक्रेटरी डिफेंस के बाद पड़ी है, उन्होंने रिपोर्ट देनी है, सेक्रेटरी खारजा ने रिपोर्ट देनी है, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो रफ कॉपी है जी। और ये जो है ये कोई एज वन ऑफ द ड्राफ्ट्स है। अब वो कितने ड्राफ्ट्स थे? कुछ लोग कहते हैं कि तीनों के दरमियान इख्तलाफ था, चौथे मेंबर जो थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, गालिबन वो अब्बास खान, जो उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी इसमें, इन तीनों के वर्जन में इख्तलाफ है। लेकिन ये जो इख्तलाफ भी है वो कुछ पॉइंट्स पर है। जो वो बात कह रहे हैं, कुछ चीज़ों में बिल्कुल मामला क्लियर है कि इस रिपोर्ट में कहीं स्वाय एक हमारे जो सफ़ीर साहब हैं, काजी साहब, उनके एक डिसेंटिंग नोट के, बाकी 2 अरकान की राय एक ही है। वो ये जो 3 नुकात हैं कमीशन के मैंडेट के, उसमें तो कमीशन किसी नतीजे में नहीं पहुंचा। मिसाल के तौर पे असामा की मौजूदगी, उस पर वो समझते हैं कि कोई किसी का हाथ नहीं था, कोई मिली भगत नहीं थी,
हाँ नेग्लिजेंस है, और ये वो कह रहे हैं पूरे सिस्टम की है। उस पर उन्होंने किसी की फोकस नहीं की या किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई। सब जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार नहीं। दूसरा ये था कि वो हालात जिसमें अमेरिका ने ऑपरेशन किया उसका उन्होंने एक जायजा लिया है अमूमी, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ नाकाफ़ी है कि उसमें वो इंटेलिजेंस जो हमें 4 लोगों के फ़ोन नंबर दिए थे वो हम क्यों नहीं फॉलो कर सके। फिर ये कि अबू लीबी जो नंबर 3 था एबटाबाद में ही छापा मारा गया कोई 1 किलोमीटर दूर उसामा की जगह से कुछ अर्सा पहले। फिर ये जो इंडोनेशिया के उमर पातीक जो कि बाली के नाइट क्लब में जिसने किया था धमाका, वो वहाँ से गिरफ्तार हुआ। ये काफ़ी बड़े इंडिकेटर्स थे कि यहाँ कोई अलकायदा की सरगर्मी हो रही है, लेकिन उसे जो हमारे पास नंबर आए वो हमारी इंटेलिजेंस ने उसे उस तरह परसू नहीं किया। जो बड़ी बातें सामने आई हैं, और तीसरी बात ये कि हाँ इसकी नौयत पसमंदर इस पे काफ़ी बात की और रिकमेंडेशन मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा वो रिकमेंडेशन निकल ही नहीं सकती, क्योंकि जब मसला आइडेंटिफाई हुआ वो क्या हुआ, एक ये कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों में कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये कि उसमें पाशा साहब का बयान है कि ये तो ISI का मैंडेट ही नहीं है काउंटर टेररिज्म मुल्क के अंदर, वो काउंटर इंटेलिजेंस आलमी सतह पे करती है ISI। MI जो है वो सिर्फ फौज के अंदर के लिए है, इसी तरह एयरफोर्स की है, इस तरह नेवी की है जो उनके अंदर करती है। ठीक है, ये जिम्मेदारी थी IB की। वो कहते हैं खुद पाशा साहब की ज़बानी कि IB के पास तो कुछ भी नहीं है, और IB वालों ने कहा हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास तो लोग ही नहीं है। FIA वालों को पता ही नहीं था डिप्टी डायरेक्टर साहब को कि भाई एनेक्स भी होता है, जो FIA का जो कानून है उसमें काउंटर टेररिज्म के हवाले से FIA के पास कुल 69 लोग हैं पूरे मुल्क के लिए, क्या करेंगे वो काउंटर टेररिज्म। तो वो कह रहे हैं कि काम तो ISI कर रही है लेकिन इसका मैंडेट नहीं है। फिर आप देखेंगे बयानात सबके ले लें, डिफेंस सेक्रेटरी के ले लें, वो कह रहे हैं इंटीरियर की जिम्मेदारी है। इंटीरियर कहता है जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ये फौज से पूछे, एयरफोर्स से पूछे, वो शिफ्ट कर रहे हैं जनरल हेडक्वार्टर। कंफ्यूजन है नहीं, उसके वो कह रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, जो इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है अगर उस पर इख्तलाफ हो भी, कि जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं और निज़ाम है वो कहते हैं, वो तो कह रहे हैं डिसफंक्शनल है, ठीक है, उसमें राब्ता नहीं है, इसमें तो इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, ये तो हकायक सामने आ गए। ये हारून रशीद साहब, आपको क्या लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस पोजीशन में होंगे कि रिपोर्ट जो असल रिपोर्ट है वो तो मौजूद है ना, चला रिगार्डलेस ऑफ दैट ये मुसवदा है मुसवदा नहीं है, इस डिबेट को छोड़ते हैं, कि इस वक्त इस पोजीशन में है सिविल अथॉरिटी के वो जो है वो इस पे एक्शन ले सके असल रिपोर्ट के ऊपर, जिसके कंटेंट्स के उसके मुख्तलिफ नहीं होंगे शायद। देखिए, अगर जुर्रत हो और अगर हिकमत हो, अगर सोच समझ के फैसला कर ले तो हमेशा इस पोजीशन में वजीर आजम साहब हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये नाकामी है CID की, स्पेशल ब्रांच की, FIA की, IB की, उससे ज्यादा ISI की नाकामी है। ये ठीक है कि ISI का मैंडेट ये नहीं है मुल्क भर में घरों की तलाशी लेते फिरना, लेकिन ये तो एक ऐसा मामला था जो सारी दुनिया में उठाया गया था, जिससे पाकिस्तान की तौकीर वाबस्ता थी, जिससे पाकिस्तान का दिफा वाबस्ता था। तो ये तो टास्क कभी दिया ही नहीं गया। आप अपने ज़हन पे जोर दें कि कब उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी के लिए कोई अदारा तश्कील दिया गया, कोई ग्रुप बनाया गया, कोई टीम बनाई गई, कभी नहीं बनाई गई। मुशर्रफ तो इससे इनकार करते रहे, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि सब कुछ फौज पे छोड़ दिया है। फौज पे क्यों छोड़ दिया जाए, ये सिविल हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसी तरह अभी नवाज शरीफ साहब क्लियर नहीं है टेररिज्म के बारे में उन्होंने क्या करना है। वो कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे तालिबान से, किससे मुज़ाकरात करेंगे, ये मालूम है किससे मुज़ाकरात करेंगे और किन टर्म्स में मुज़ाकरात करेंगे। अगर वो क्लियर हुकूमत, देखिए मामला ये है ISI का क्या काम है और फौज का क्या काम है इन चीजों से डील करना। ठीक है सर, हुकूमत का काम है पॉलिसी बनानी। अब जिसको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कह रहे हैं, पॉलिसी बनाएं और उसे नाफज करें और कौम को एतमाद में लें, लेकिन तो पूरी बात ही नहीं करते। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये कह दिया था कि तालिबान पंजाब को टारगेट न करें। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इम्तियाज आलम साहब ये कंफ्यूजन तो कहीं पे भी नहीं मौजूद है कि बेसिकली पिछली हुकूमत के पूरे 5 साल फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस के जेर तहत चल रही थी। इंडिया ताल्लुकात कैसे होंगे अमेरिका से, कितने जेर तहत चलती रही सर, ये मतलब वो जेर तहत चलती मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस वक्त ये डिटरमाइन नहीं कर रहा। अपने काम धंधे तो ये ठीक करते हैं, देखिए अपने कारोबार भी ये ठीक करते हैं, बैनुल मुल्क जायदादें भी खरीदते हैं, अपने सारे मफादात मैं तो कह रहा हूं ये नेग्लिजेंस है, लेकिन इम्तियाज साहब ये तो इस हुकूमत की अथॉरिटी थी, आर्मी को आते साथ ही एस्टैब्लिशमेंट को अपने इन्फ्लुएंस में ले आती है। ये बातें कहना आसान है, पावर स्ट्रक्चर्स हैं बड़े अरसे से बने हुए हैं, फौज ने तवील अरसा पाकिस्तान में हुक्मरानी की है,
जब फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर भी होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी होगा, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात भी होंगे, और वो बाकी सिक्योरिटी के इदारों को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, सबको, और वो सियासी जमातों की तोड़ फोड़ भी करेंगे और उनके लीडरों को फांसी लगाएंगे या भिजवाएंगे, मुल्क बदल करेंगे। तो पार्टियों के ढांचे कमज़ोर हो गए और सियासी पार्टियां कमज़ोर हो गई बमुकाबला रियासती ढांचों के। ठीक है, अब उसमें वो स्पेस मुश्किल से छोड़ती है। अभी भी ये स्ट्रगल हो रही है इस वक्त, बहुत इस वक्त भी ये स्ट्रगल हो रही है कि एक सारी कमीशन की रिपोर्ट में भी है, और ख़ुद ये जो कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जो तनाज़ा खड़ा हो गया है, मैं समझता हूँ कि ये किया गया है ताकि जो नतायज अखज़ किए गए उस पर अमल दरामद ना हो। किसने किया है ये रिपोर्ट, किसने खारिज की? ये वल्लाह आलम, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस रिपोर्ट के पीछे पूरी पिछली पार्लियामेंट का इत्तेफाक राय था कि कमीशन बने। ठीक है, इतराज ये हुआ कि भाई ये कमीशन पूरी तरीके से कंसल्टेटिव प्रोसेस से नहीं बना, तो लिहाजा जावेद इकबाल साहब ने, जस्टिस जावेद इकबाल ने इनकार कर दिया और खत लिखना पड़ा हुकूमत को, चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस ने उसे सैंक्टिफाई किया। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट जो भी है हुकूमत के बाद, जो कहते हैं असल रिपोर्ट है, वो रखे पार्लियामेंट के सामने, बनाए पार्लियामेंट की कमेटी, और मैं कहता हूं इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आप क्लियर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना सकते हैं और बनानी चाहिए। ये आपका पॉइंट आएगा। शायद लतीफ साहब, एक तो आप खुद भी आई थिंक कमेटी के सामने पेश हुए थे, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो कमेटी में आपका वर्जन है वो उस तरह आया इस रिपोर्ट के अंदर, और दूसरा फिर बुनियादी सवाल यही है कि इस वक्त के जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है उसमें मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ये पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस रखते हैं कि वो एक्शन ले सकें रिपोर्ट के ऊपर, जिस तरह हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि हिम्मत है तो एक्शन लें। देखें कामरान साहब, जो मेरा कमीशन के सामने जाना था, वहाँ पे इस तरह की चीज़ मैंने पॉइंट आउट की थी कि ये जो कमीशन बना है ये फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। वो दो चीज़ें थी उसके अंदर जो हुई थी, एक तो हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था, दूसरा आपने देखा कि एयर डिफेंस में ऑपरेशनली हमारा एक फेलियर हुआ। ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो कमीशन में कोई एयर डिफेंस के ऑपरेशंस जो हैं बड़े स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं एयरफोर्स के, तो अगर वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो एयर डिफेंस ऑपरेशन के बारे में मुझे बात बताइए, आपकी सारी कैरियर गुजरा है, आप एयर मार्शल रहे, मुझे बताइए कि ये किस तरह हो गया? वैसे अभी तक मुझे समझ आता है, सवाल मेरे ज़हन, ये किस तरह हो गया? मैं आपको कहता माफ, जी, ये जो 4 लोगों का कमीशन भी नहीं होना चाहिए, एक आदमी का कमीशन होना चाहिए। अच्छा, और उससे इख्तियार है, वो जिससे मर्जी बुला ले। ये इस रिपोर्ट में देख लें। चलो ये आपका मौका है। ये एयर हेडक्वार्टर में गए हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ तक जो नेविगेशन वाले हैं और एयर कंट्रोल सिस्टम वाले, उनसे टेक्निकली उन एक्सपर्ट से पूछा है कि क्या क्या हुआ है। तो ये मसला कोई नहीं होता। अब जो 3 वर्जन आ रहे हैं, 4 हैं, वो ये ना होते, फिर ये आपका पॉइंट हो। एयर मार्शल साहब, मुझे बताइए कि आपका तो प्रोफेशन ये रहा है, सर हम तो बहुत प्राइड लेते हैं, आज भी लेते हैं अपनी एयरफोर्स के ऊपर और उसकी अवेयरनेस के ऊपर। ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो किस तरह गया कि अमेरिका ने आके ऑपरेशन कर दिया और हमें पता ही नहीं चला। ये मानने को हम तैयार नहीं हो रही पाकिस्तानी कौम। जी, मैं ज़रा इम्तियाज़ साहब का जो पॉइंट था उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बात यह है कि जब भी कभी इंक्वायरी होती है, फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वहां उन्हीं लोगों को बिठाया जाता है जो एक्सपर्ट होते हैं, ताकि जब वो बात सुने तो उसमें से सही नतीजा अखज़। मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब आप आ जाएं, ये ऑपरेशन, अब ये ऑपरेशन कैसे हुआ? देखें, ये ऑपरेशन इसलिए हुआ कि आपने वेस्टर्न बॉर्डर को हुकूमत की तरफ से आपने खुद को उनका एलाई बनाया हुआ था, लिहाजा उसको फ्रेंडली बॉर्डर डिक्लेयर किया हुआ था। उसकी वजह से वहां जो रेडार्स तो डिप्लॉय आप करते थे, मगर उन रेडार्स की जो ऑप्टिमम वॉच होनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे थे। मैं ये समझता हूं जाती तौर पे कि अगर हुकूमत की तरफ से ऐसा डायरेक्टिव नहीं भी था तो आपको एक सेफ गार्ड लेना चाहिए था, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर से ड्रोन अटैक्स भी हो रहे थे, होस्टाइल एक्टिविटी भी हो रही थी, तो वहां से एडवेंचरिज्म एक्सपेक्ट करना चाहिए था, जो कि फाइनली हुआ। आप तो खैर मुझे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आप तो मुझे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में जहाँ पे रियल पॉलिटिक्स चलती है, यहाँ पे तो कोई किसी का दोस्त ही नहीं होता, और हम किसी एक बॉर्डर को जो है वो अमेरिका जैसे दोस्त के लिए, किसी भी दोस्त के लिए आई डोंट थिंक सो कि खुला छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहिए। चलें, ये तो कमीशन की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आएगी। इम्तियाज़ साहब, आखिरी टेक किया इसके ऊपर? मैं कहता हूं कि बजाय इसके जिम्मेदारियां एक दूसरे के कांधे में शिफ्ट करें, हमें सिस्टम को ठीक करना चाहिए और पार्लियामेंट इस रिपोर्ट की मालिक बने, उसे डिस्कस करे, एक हाई पावर कमेटी बने दोनों हाउसेस की, और वहां पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी बने, और वहां पे जो हमारी जो रिफॉर्म है सिस्टम के अंदर, भले वो एविडेंस लॉ बदलना है, भले आईसीआई का मैंडेट बनाना है। आपको पता है कि आईसीआई का क्लियर मैंडेट ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया। एजेंसीज का मैंडेट तो हारून साहब, आप एग्री करते हैं इम्तियाज साहब के सोल्यूशन से कि पार्लियामेंट की कमेटी बने और वो असर्ट करे इसको, इस रिपोर्ट? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम था, वक्त की बिल्कुल किल्लत है, मतलब मैं नहीं जी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इसमें मैं मजीद जो है
मजीद इस पर बात जारी रहेगी आई थिंक, क्योंकि अभी तो असल रिपोर्ट ही हमारे सामने नहीं है। ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ अफेयर्स की पोजीशन है, रिपोर्ट ही सामने नहीं है सर, इतने अहम तरीन मामले पे। मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए जनाब यहाँ से लाहौर से पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए।